हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं और आज आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अभी तक मैं टोटल 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। तो जो भी भाई बहन अभी तक प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे हैं 1 से लेकर 6 तक, वो जा कर के आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको देख लीजिए। और जो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और चलिए आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 7 का, वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल NGT प्रभावी हुआ। आपसे ये पूछा गया है कि जो NGT था ये लागू कब से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। जब तक मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अक्टूबर 2010 से इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपसे एग्जैक्ट डेट पूछा जा सकता है। तो 18 अक्टूबर 2010 18 अक्टूबर 2010 से इसकी स्थापना हुई थी NGT की। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? तो आपका ये नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली DELHI। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है कि ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन जो है वो आपसे पूछा गया है कि क्या है, ये आपको बताना है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन, वन जैव मात्रा बायोमास और कृषि मृदा से परिच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन या वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महासागरों तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन को ही ब्लू कार्बन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो मैं आपको 3-4 शब्द बताया हूँ। यदि आपसे केवल पारिस्थितिकी पूछ ले तो आपको क्या बताना है, हैकल ने, अर्नेस्ट हैकल इनका पूरा नाम है। उसके बाद में यदि आपसे पारिस्थितिकी के बाद में तंत्र जोड़ दे, क्या जोड़ दे उसमें, तंत्र जोड़ दे, पारिस्थितिकी तंत्र अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये बताना है टेंसले। कौन? टेंसले। मैं आपको बताया था T फॉर तंत्र और T फॉर टेंसले, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो पूछा गया है वो आपसे ये पूछा गया है कि गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, ये आपको बताना है। तो 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्नीज नेस। कौन? अर्नीज नेस, ये आपको ध्यान रखना है। अर्नीज नेस साहब ने 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है। जीवीय संघटक नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, वनस्पति, जीवाणु, जानवर या वायु। तो जीवीय का मतलब आप जानते हैं जिसमें जीव हो। तो वनस्पति में जीव होते हैं, जानवर में जीव होते हैं, जीवाणु में जीव होते हैं। जीव केवल वायु में नहीं होता, ये अजैविक घटक है। कैसा? आजीवीय या अजैविक आप कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, आजीवीय या अजैविक, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित है। कौन सी परिस्थितिकी जो है वो मानव द्वारा रूपांतरित है। वन है, कृषि भूमि है, मरुस्थल है या चारागाह है। 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि भूमि। क्या हो जाएगा? कृषि भूमि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है कि 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। जो 2016 है आपका, वो नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन जो की गई थी उसमें समीक्षा का समय कितना कर दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। पहले कितना था? तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले 20 वर्ष था। कितना था? पहले 20 वर्ष था और अब हो गया है आपका 5 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलाना है। तो ये आपके राष्ट्रीय उद्यान लिखे हुए हैं और इधर आपका राज्य लिखा है।
तो इंद्रावती कहाँ है? तो इंद्रावती बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 आएगा। चलिए थोड़ा सा मैं ऑप्शन को साथ में लेकर चलूँगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 देखिए इस 3 ऑप्शन में है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया आपका। मोलेम या महावीर, मोलेम या महावीर आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गोवा में। 4 के बाद में 3 आएगा, तो 4 के बाद में 3 आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, ये भी ऑप्शन आपका कट गया, केवल ए सही हुआ। कालेसर आपका हरियाणा में है, और बेतवा आपका कहाँ है? तो बेतवा आपका हो जाएगा झारखंड में। बस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। और अंडमान निकोबार में पता है आपको सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। वहाँ पे जो बटन के नाम से नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिड बटन, ये 3 बटन के ही नाम से नेशनल पार्क हैं। आपका महात्मा गांधी हो गया, मरीन नेशनल पार्क आदि, ये सब उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। मरीन आपका तमिलनाडु में भी है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बेसल समागम कन्वेंशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभावों से मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है? 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खतरनाक अपशिष्ट, दुर्लभ या सतत जैविक प्रदूषक POPS। नेक्स्ट लिखा हुआ है पारा या रसायन और पीड़कनाशी। राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 खतरनाक अपशिष्ट। क्या हो जाएगा? खतरनाक अपशिष्ट। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 10 नंबर कि भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभंकर है? तो जो ये पांडा है आपका, भीमकाय पांडा जो है वो किसका शुभंकर है? WWF का, IUCN का, यूनेस्को का या UNEP का? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा WWF। किसका? WWF का। विश्व वन्यजीव निधि अथवा प्राकृतिक हेतु विश्वव्यापी निधि। तो अब आपको ये बताना है कि WWF की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 29 अप्रैल को हुई थी। कब? 29 अप्रैल 1961। कब? 1961। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका जो शुभंकर है वो भीमकाय पांडा, जो चीन में पाया जाता है। कहाँ पे? ये चीन में पाया जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भीमकाय पांडा कहाँ पाया जाता है? तो ये चीन में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं। वृक्षादित क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? आपसे ये पूछा गया है। वृक्षादित क्षेत्र बताइए कहाँ पे है? तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी दक्कन में। कहाँ पे? वृक्षादित क्षेत्र जो है वो पूर्वी दक्कन में पाए जाते हैं। वृक्षादित क्षेत्र जो है सर्वाधिक कहाँ है? तो पूर्वी दक्कन में है। वृक्षादित क्षेत्र का मतलब यह है कि जहाँ पे सर्वाधिक वृक्ष हों, जहाँ पे सर्वाधिक क्या हो? वृक्ष हों, वही वृक्षादित क्षेत्र है। तो पूर्वी दक्कन क्षेत्र है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय वन समूहों को भारत में आवृत्त क्षेत्र के आधार पर बृहत्तम आवृत्त क्षेत्र से प्रारंभ कर सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इसको मैं मोटा ही कर लूँ। तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा 3, 4, 2 फिर 1। सबसे पहले आएगा आपका आर्द्र सदापर्णी, उसके बाद में अर्ध सदापर्णी, फिर आपका शुष्क पर्णपाती, फिर आर्द्र पर्णपाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी नगरीकरण। भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है तो नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। सरसों में जो तेल है वो कौन सा पदार्थ है जो बढ़ा देगा, तो सल्फर जो होता है वो सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है, ये ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। भारत में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, झूम, कुमारी, पेंडा, पिक्षभी। चाहिए स्थानांतरित कृषि तो है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झूम कौन से क्षेत्र में किया जाता है, पेंडा कौन से में, या आपसे पूछ लेगा कुमारी कौन से क्षेत्र में, तो ये आपको भी बताना होगा। तो मैं इसका एक छोटा वीडियो बनाऊंगा और ये आपको मैं पूरा डाल दूंगा। मैं आज ही एक छोटा इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और जितने भी आपके स्थानांतरित कृषि के बारे में मैं पूरा डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। मेगास्थर्म, अब देखिए पादप हैं, जलवायु प्रदेश हैं, इसको आपको बताना है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, मेगास्थर्म जो है ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मेगास्थर्म कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। तो 3, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा वो 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक ही से आपको पता चल गया। अब मेसोथर्म, मेगाथर्म उष्णकटिबंधीय है, तो मेसोथर्म कहाँ है, तो मेसोथर्म आप इसको कर ही सकते हैं, शीतोष्ण में है। कहाँ पे है, शीतोष्ण में है। उसके बाद में माइक्रोथर्म कहाँ हो जाएगा, तो माइक्रोथर्म जो हो जाएगा भूमध्य रेखीय में हो जाएगा माइक्रो। और हेकिस्टोथर्म कहाँ हो जाएगा, टुंड्रा में हो जाएगा। हेकिस्टोथर्म टुंड्रा में हो जाएगा। लिखा हुआ है कि साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है, तो साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है, ये आपसे पूछा गया। कागज, माचिस, कत्था या रेलवे स्लीपर। तो कागज में नहीं होता है, माचिस में नहीं होता है, कत्था में भी नहीं होता है तो रेलवे स्लीपर बनाने में। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। महोगनी उष्णकटिबंधीय वर्षावन की इमारती लकड़ी की एक प्रजाति है। चैपरल या झाड़ी वन वनस्पति ताइगा जलवायु में पाई जाती है। लाइकेन मुख्य रूप से टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। साल आर्द्र पर्णपाती वन की एक प्रतिनिधि प्रजाति है। 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैपरल या झाड़ी वन वनस्पति ताइगा या टाइगा जलवायु में पाई जाती है, यही सही नहीं होगा आपका। बाकी ये सब सही है। महोगनी उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। लाइकेन टुंड्रा क्षेत्र में पाए जाते हैं। साल आर्द्र पर्णपाती वन की एक प्रतिनिधि प्रजाति है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक खाद्य श्रृंखला कहाँ पाई जाएगी, तो आप जानते हैं सर्वाधिक खाद्य श्रृंखला कहाँ पाई जाएगी, वन में पाई जाएगी। और कहाँ पाई जाएगी, तालाब, मरुस्थल, घास, इसमें नहीं पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, तो ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो सबसे पहले क्या आएगा, उत्पादक, उसके बाद में उपभोक्ता, फिर अपघटक। सबसे पहले पेड़ पौधे होते हैं, जानते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, उनसे क्या हो जाएंगे, जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उसके बाद में आपके उनके मृत शरीर को नष्ट करने वाले अपघटक हो जाएंगे, जो पृथ्वी के अपमार्जक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है, तो ह्यूमस के निर्माण में कौन सहायक है, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। उपयुक्त सभी कौन सा सही हो जाएगा, तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। ये उत्पादक और उपभोक्ता जो है ये ह्यूमस निर्माण में सहायक नहीं है। ह्यूमस मतलब कि मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण होता है, तो यही जो है पृथ्वी का अपमार्जक मैं बताया हूँ आपको, अपघटक होते हैं जो मृत शरीर को, पेड़ पौधे की सूखी टहनियाँ या पत्तियों को भी सड़ा के क्या कर देते हैं, ह्यूमस का निर्माण कर देते हैं। लिखा हुआ है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो रेड डाटा बुक जो है वो नदियों के प्रदूषण से नहीं, घटता भूगर्भिक जल स्तर से नहीं, वायु प्रदूषण से नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका विलुप्ति के करीब जीव से। आयुसीएन जो है रेड डाटा बुक जारी करता है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ग्लेन स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान रखिएगा। आयुसीएन का हेडक्वार्टर आप लोग एक बार
हमें बताइएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लेड स्विट्जरलैंड में है या जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आप लोगों को कमेंट करना है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। अब देखिए भैया, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन डीप पूछ लिया है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, अभी मैंने आपको बताया था तो कि आपका बेतला जो है वो झारखंड में, कहाँ पे है, बेतला आपका झारखंड में है, ये मैं आपको बताया था। लेकिन अब आपसे ये पूछा गया है कि ये किस जिले में है झारखंड के, तो आपका जो ये जिला हो जाएगा वो हो जाएगा पलामू। कौन सा, पलामू। और यहीं पे कौन सा, पलामू टाइगर रिजर्व भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपका बेतला झारखंड में हो जाएगा। लिखा हुआ है कि गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है, गन्ना प्लस आलू की सह फसल प्रणाली है, तो 4 का ए हो जाएगा, शरदकालीन ऋतु की, शरदकालीन ऋतु की। 25 में लिखा हुआ है कि एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को कहते हैं, एक ही समय में एक से अधिक फसलें को उगाने को क्या कहते हैं, तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित फसलों की खेती। 26 में लिखा हुआ है कि भूगर्भीय क्षरण को कहा जाता है, भूगर्भीय क्षरण को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो भूगर्भीय क्षरण को प्राकृतिक क्षरण कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक। जल क्षरण तो कहेंगे नहीं, भू क्षरण नहीं, त्वरित क्षरण नहीं, प्राकृतिक क्षरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। 27 हो गया। 28 नंबर, 28 में आपका लिखा हुआ है पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है, तो 28 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा है कि भूमंडलीय तापन पर विचार विमर्श के लिए विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1997 का आयोजन कहाँ हुआ था। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था, आपसे ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योटो में, कहाँ पे, क्योटो में, स्टॉकहोम में 1972 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में हुआ था, कहाँ पर, क्योटो शहर में 1997 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, रियो डी जेनेरियो 1992 में, और 1997 में जो हुआ था वो क्योटो में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है 1985, 89, 91, 94। 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91 में। कब, 91 में। तो 30 क्वेश्चन पूरे हुए हैं आपके। तो मैं एक बार फिर याद करा दूं कि जो भी भाई बहन अभी वीडियो को लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है और राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है और राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, ये भारत द्वारा स्थापित अपने प्रकार का एकमात्र ऐसा सांविधिक सलाहकारी निकाय है जिसका उद्देश्य जो है वो देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देना है, ये ध्यान रखना है। तो ये पर्यावरण संरक्षण 1986 के अधीन नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के धारा 4 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी।
तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कब आया था, तो 1960 में आपको ध्यान रखना है। लिखा है भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है। 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये सागौन है ना, कहीं कहीं टीक लिखा रहेगा, देख लीजिए इसमें भी लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं कहीं सागौन ना पूछे आपसे टीक पूछ ले, बस आप जान ही ना पाओ कि टीक क्या है। तो ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। 33 में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका सदाबहार वन कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। 33 में कहाँ सदाबहार वन आपसे पूछा गया कि कहाँ पाए जाते हैं। मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर पठार। 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे। फसलों के आधार पर बेमेल बताना है आपको, धान, मक्का, ज्वार, गेहूँ। 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। क्या 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ, क्योंकि धान, मक्का, ज्वार जो है वो कैसा फसल है, खरीफ की फसलें हैं, बाकी ये गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। नई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, ये ध्यान रखना हमेशा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। 35 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक खेती। क्या हो जाएगा, जैविक खेती। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है। 36 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है। 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है। यदि आपसे पूछ ले कि बृहद, तो 4 बृहद क्षेत्र, उसके बाद में आपके हो जाएंगे 11 मध्यम। जब ये आपसे ये पूछा गया है कि आपका लघु कितने हैं, तो 60 है, तो आपसे मध्यम भी पूछ सकता है, तो 11, और बृहद कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नांकित में से कौन जलवायु प्रकार वायुदाब पेटियों के मौसमी खिसकाव से उत्पन्न होती हैं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है आपसे पूछा गया है। बेलारूस में, अमेरिका में, रूस में या कनाडा में। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेलारूस। क्या, बेलारूस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा रचक कारक नहीं है। मृदा रचक कारक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें लिखा हुआ है जनक सामग्री, स्थलाकृति, जलवायु या मानव आवास स्थान। तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानववास स्थान, मानववास स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। तो आप बहुत बार पढ़े हैं कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से वनोन्मूलन के परिणाम हैं। 41 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, और हो जाएगा आपका बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। 42 नंबर में लिखा हुआ है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10%।
निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिखा हुआ है कि इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल आगार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ जीवमंडल आगार। कच्छ जीवमंडल आगार। 45 नंबर में लिखा है कि मरुस्थल का सामान्य लक्षण है घास का मैदान, रेत के टीले, छोटी पहाड़ियाँ या कोई वनस्पति या जीव जंतु नहीं। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेत के टीले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 46 नंबर, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? अंकुरित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित में से प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल अमीनो अम्ल। 47 का आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का उद्देश्य अभी पिछले क्वेश्चन में ही था कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। तो बस आप इतना ही ध्यान रखिए, ग्रीन हाउस गैस, तो आप ग्रीन हाउस गैस से पकड़ लेंगे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। सामाजिक मानकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये सब ध्यान रखना है कि ये शब्द किसने दिया है, कब दिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे बेस्टोवे। 49 में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन शोध संगठन का संघ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय वन शोध संगठनों का संघ स्थित है, वो कहाँ है? चीन में है, ऑस्ट्रिया में है, घाना में है, केन्या में है। तो 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया में। 50 नंबर लिखा है कि पौधरोपण पर्व जो वन महोत्सव कहलाता है को किसने शुभारंभ किया? पौधरोपण पर्व जो वन महोत्सव कहलाता है को किसने शुभारंभ किया? तो आपका 50 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी। 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन में भाग नहीं लेता है? आपको ये बताना है। श्वसनी, बोमन संपुट, डायफ्राम या श्वास नली। तो 51 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोमन संपुट। और जो ये बोमन संपुट है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है जो मूत्र निर्माण के दौरान छनन का कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है, मूत्र निर्माण के दौरान छनन का कार्य करता है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है? कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो 52 का आपका चावल हो जाएगा। ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? हार्मोन की रासायनिक प्रकृति कौन सी होती है? 53 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल अमीनो अम्ल व्युत्पन्न, केवल स्टेरॉइड, केवल प्रोटीन या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा हुआ कि मानव त्वचा है, तो मानव त्वचा क्या है? एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है या उपयुक्त तीनों नहीं है? 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अंग है। क्या है? एक अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 55 में लिखा हुआ है कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? अगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज,
अचल संयुग्मक या गतिशील संयुग्मक। 55 का आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित युग्मनज। लैंगिक जनन वाले पुष्पी पादपों के युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट होते हैं। 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अगुणित। 57 में लिखा हुआ है कि जीन प्रौद्योगिकी है एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की पद्धति, आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी, या मोतियाबिंद से बचाव की तकनीकी। 57 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक रोगों के पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी। 58 से आपका मैथ चालू हो जाएगा, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 58 का आपका सी सही है ऑप्शन। 59 का आपका बी सही है। 60 में आपका सी सही है। 61 में आपका सी सही है। 62 में ए सही है। 63 64 में आपका बी भी सही है। 65 में आपका 65 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। 66 से आपका सही हो जाएगा कंप्यूटर। चलिए मैं करवा रहा हूँ कंप्यूटर आपको। लिखा हुआ है कि पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? पीजीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे, कुछ भी लिखा रह सकता है। प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे, कुछ भी लिखा रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आपको राइट जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, परम सिद्धि का तात्पर्य है। परम सिद्धि जो है उसका तात्पर्य क्या है? एक परमाणु रिएक्टर है या एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर? तो परम सिद्धि जो है एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर है, इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। तो आगे क्या बढ़े, एक सुपर कंप्यूटर है। 68 नंबर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी जानते ही हैं आप लोग, आईसी कहते नहीं, आईसी उड़ गया, इसका आईसी उड़ गया। तो आईसी का मतलब क्या होता है? तो आईसी का मतलब हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। 69 में लिखा है कि रिग्रेशन तकनीकी का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? रिग्रेशन तकनीकी का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो 69 का आपका राइट जवाब हो जाएगा भविष्यवाणी। क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी। 70 में लिखा है आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता है। आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता है, तो आईपीसी का फुल फॉर्म ही आपसे पूछा गया है, और आपका 70 का राइट आंसर हो जाएगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आईपीसी, आई फॉर हो जाएगा इंटर प्रोसेस, PROCESS कम्युनिकेशन, COM कम्युनिकेशन, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो 71 का आपका राइट जवाब हो जाएगा जॉन मैकार्थी। कौन हो जाएंगे? जॉन मैकार्थी। AI आपसे पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, तो ये जॉन मैकार्थी हैं। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या है? VoIP फुल फॉर्म आपसे खूब दबा के पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म जो है वो खूब दबा कर पूछा जाएगा आपसे, और ये मत देखिएगा कि हाँ यूपीएससी बेसिक बहुत टफ पूछ रहा है, कंप्यूटर बहुत टफ पूछ रहा है। ये आपका कांस्टेबल का पेपर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कांस्टेबल जैसा ही पूछेगा आपसे। तो 72 का आपका जो राइट जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 73 में लिखा हुआ है कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या है? DNS डिवाइडेड नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम या डायनेमिक नेम सिस्टम। 73 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। 74 में लिखा है कि MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह में मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है। MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य सेटिंग है। हाई लो और मीडिया, नॉर्मल वाइड और नैरो, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट और मिडिल। 74 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल वाइड और नैरो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो या कॉलम टेबल सम्मिलित हैं। 75 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेआउट। लेआउट। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है। 76 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लिखा है इक्वल टू MIN 10 20 30 40 50। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है। तो इसका क्या परिणाम आएगा आपसे ये पूछा गया है। तो ये सब डीप क्वेश्चन है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10। सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है। गूगल, याहू, ट्विटर या अल्टा विस्टा। तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। कौन सा हो जाएगा, ट्विटर। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्पा नेट। अर्पा नेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 80 का सी सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो 81 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी। सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी। बयासी में आपका लिखा हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। 11.34%, 14.45%, 13.45% या 14.54%। तो 82 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 11.34%। जनगणना 2011 के अनुसार ये आपसे पूछा गया है। फिर लिखा हुआ कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या तो अपने ही यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 84 में लिखा हुआ है कि ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। ज्ञानदीप शिक्षा योजना जो है वो 84 का सी सही है, सितंबर 2002 में। सितंबर 2002 में। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। अभी आपसे एक जिला पूछ लिया है तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता, देहरादून। 86 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो 86 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। सॉरी, दोनों राज्य सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय साहित्य में प्रारंभिक
कि आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था। जो धनपत राय थे इनको किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाने जाते थे मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था, तो वह जो आपका था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89 का आपका ऑप्शन नंबर बी, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। शेर ए बलिया के नाम से किसे जाना जाता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तू पांडे। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा 1833। 92 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। तो पूर्वांचल जो है वो कहाँ से नहीं गुजरता है, फैज़ाबाद, आजमगढ़, मऊ गुजरता है, लेकिन बस्ती से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, तो नोएडा में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो 95 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथकरघा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई। 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की अवस्थिति है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थिति है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डाट का उत्पादक है। तो 98 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, शुद्ध देसी घी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डाट का उत्पादक है, शुद्ध देसी घी का। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी, खरीफ, जायद, केवल रबी, खरीफ और रबी, केवल जायद की फसलें। 99 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, तो वह खाद्यान्न का है। किसका है, खाद्यान्न का है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 100 पूरे हुए। तो इसमें आप लोगों को कमेंट करना है कि आपके स्कोर क्या रहे। आपका 75 प्लस स्कोर होना ही चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं एक बार फिर आपको याद करवा दूं कि जो भी भाई बहन अभी वीडियो को हमारे लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।